Now the topic is thermochemistry. एक्चुअली इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स इज़ द बेसिक ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन ये पार्ट जो है ये केमिस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है एंड दैट पार्ट इज़ मोर इन्वॉल्व इन फिजिक्स। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि इन फिजिक्स the syllabus is up to the first law of thermodynamics, and in chemistry sometimes the question comes from second law and sometimes from third law also. So that's why thermodynamics is also very important, and whatever the thermodynamics we have discussed, that is according to physics and chemistry, but might some sign conventions are different. This is the pure chemical topic, and this is called thermochemistry. It is the thermodynamics of chemistry, basically the thermodynamics of chemical reaction. So basically the branch which deals about the branch of chemistry which deals about heat exchange in chemical reactions is called thermochemistry. Is called thermochemistry. Now along with, remember this part, along with chemical reaction energy exchange is also represented. Energy exchange is also represented. The reactions called thermochemical reaction. इसका मतलब हुआ कि सपोज कोई रिएक्शन चला और रिएक्शन कुछ इस टाइप का है कि A प्लस 2B गिव्स C प्लस 3D, और साथ में हम लोग लिख रहे हैं दिस इज द Q किलो जूल्स। हीट जो निकला दैट इज द Q किलो जूल्स। हीट जो निकला दैट इज द Q किलो जूल्स। जब हीट रिलीज होगा तो आप बोलोगे द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन मीन्स डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस Q किलो जूल्स, और रिएक्शन का जो नेचर होगा दैट इज एक्सोथर्मिक, सिमिलरली एक रिएक्शन है x प्लस वाई गिव्स z, दिस इज माइनस Q डैश किलो जूल्स। तो डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस Q डैश रिएक्शन में जब रिप्रेजेंट करोगे तो हीट कंज्यूम होगी, दिस इज द प्लस Q डैश किलो जूल्स तो इस रिएक्शन का जो नेचर हुआ दिस नेचर इज एंडोथर्मिक, और इन रिएक्शंस में देखें आप कि
हम लोग ने हीट एक्सचेंज को भी रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इन रिएक्शंस को बोलेंगे दिस इज थर्मो केमिकल रिएक्शंस। और जो हीट एक्सचेंज चल रहा है, द हीट एक्सचेंज is called heat of reaction. It is called heat of reaction. और इन इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी ब्रांच है उसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग हीट एक्सचेंज केमिकल रिएक्शंस का डील करेंगे, उसको बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। और केमिकल रिएक्शंस के साथ यदि हीट को भी रिप्रेजेंट किया जाए कि कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट कंज्यूम हो रही है, तो उस टाइप की थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को हम उस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। और जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, दैट इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। जब एंथैल्पी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिलहाल इसको हम लोग बोल रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन। Now the important thing is that heat of reaction is either studied at constant pressure or कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ रिएक्शन को आप स्टडी करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो पहला टर्म हम लोग लिख रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Now by first law of thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के करस्पॉन्डिंग डी क्यू इज इक्वल टू डी ई इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस माइनस डी डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन उससे पहले डी क्यू इज इक्वल टू डी ई, और जो वर्क है दैट इज द पी डी वी, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो डी क्यू बेसिकली एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी इज इक्वल टू 0, dq is equal to de, dq is equal to de। लेकिन इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू de एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर रखा है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि हीट ऑफ रिएक्शन
at constant volume is equal to change in internal energy. Very important. Second is heat of reaction at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो फिर से बाय फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस माइनस डी डब्ल्यू। अब बात आती है कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या कंडीशन लेंगे। तो सपोज डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट्स वाई heat transfer is 0 to Q, internal energy change is E1 to E2 and volume change is V1 to V2. Pressure constant है, बाहर ले लिया, so this is Q minus 0, this is equal to E2 minus E1 plus P V2 minus P V2 minus V1. तो Q इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। सो Q इज इक्वल टू E प्लस PV इज S2 माइनस H1। दिस इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, S2 माइनस H1। नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो यहाँ बोल सकते हो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to change in enthalpy। एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखें आप। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, जिसको कभी कभी डेल्टा यू भी लिखेगा। आपको अभी बताया कि जो डेल्टा ई है दैट इज डेल्टा एच इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा ई इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है और एक कांस्टेंट प्रेशर पर है। अभी जो हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया उस रिलेशन को देखें आप कि हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली फिर से हम लोग क्या स्टार्टिंग से कर लेते हैं कि
बाई फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, या आप लिख सकते हो क्यू at constant pressure is equal to dE is delta E. This is the heat of reaction at constant volume plus P V2 minus V1. एक कांस्टेंट प्रेशर पर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, P V2 माइनस V1. अब जिस कंटेनर के अंदर गैस है आप लिखेंगे कि फॉर क्लोज कंटेनर, for close container PV1 बेसिकली PdV, तो PV1 इज इक्वल टू N, रिएक्शन में स्टार्टिंग में मोल N1 है, N1 R T, फाइनल PV2 इज इक्वल टू N2 इंटू आर टी. अब आप बोलेंगे ये N1 और N2 चेंज कैसे होगा, ये तो क्लोज कंटेनर में सेम होनी चाहिए. नो माय डियर, रिएक्शन चल रहा है. रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ए टाइम्स कैपिटल ए प्लस बी टाइम्स कैपिटल बी गिव्स सी टाइम्स सी. ये कोई रिएक्शन है. आप इस रिएक्शन को यदि लेके चल रहे हैं तो देख सकते हो कि इसमें स्टार्टिंग पर क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, नो डाउट, लेकिन ए और बी इनिशियल मोल कितने हो गए, ए और बी स्टोइकोमेट्रिक मोल की बात कर रहे हैं, और ये कितने हो गए सी. तो इन दोनों को माइनस कर दें हम लोग, पी V2 माइनस पी V1, दिस इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू आर टी. तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी. सो डेल्टा H इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो डेल्टा E होता है एंड प्लस डेल्टा Ng इंटू आर टी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन heat of reaction at constant volume and at constant pressure. Basically, what is delta Ng? Delta Ng is the gaseous mole of product minus gaseous mole of रिएक्टेंट. आप इसके अंदर कोई भी रिएक्शन लिख लो, जैसे सपोज करो C3H8 गैस O2 के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो आ रहा है दैट इज द CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O. लेकिन फेस की बात करोगे तो ये भी गैस है, CO2 is also gas but H2O is a liquid. इसको बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो गया 5O2 एंड दिस इज 3CO2 एंड 4H2O. आप क्या करो कि इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड्स को छोड़ देंगे, सिर्फ गैसेस को कंसीडर करेंगे, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट. गैसेस मोल प्रोडक्ट सिर्फ CO2 है, तो CO2 के बैलेंसिंग मोल्स कितने हैं, दिस इज 3 माइनस, यदि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो 3 माइनस रिएक्टेंट में 1 प्रोपेन और 5 ऑक्सीजन, तो डेल्टा Ng का वैल्यू -2 हो गया. डेल्टा Ng का वैल्यू -2 हो गया. E liquid plus 3B gas gives C solid प्लस D गैस प्लस 4E गैस. फिर से इसके लिए डेल्टा Ng लिखें. गैस इज मोल ऑफ प्रोडक्ट, ओनली दिस वन इज गैस एंड दिस इज गैस, तो 4 and 1 5, दिस इज द 5 माइनस. लिक्विड छोड़ दो, आप गैस ले लो, गैस के रिएक्टेंट में कितने मोल हैं 3, तो दिस इज इक्वल टू 2. तो ये हम लोग
ऐसा लेके चलेंगे, 2 3 जो भी है रिएक्शन के हिसाब से कैलकुलेट होके आएगा। अब बेसिकली हम लोग जितनी भी रिएशंस पढ़ेंगे वो डेल्टा एच के फॉर्म में पढ़ेंगे, और जब डेल्टा एच के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे वहाँ कांस्टेंट प्रेशर है। और यदि पूछता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज कर दो, तो हम लोग जो रिलेशन यहाँ डिफाइन करें हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी, इसमें ये क्या है, दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच जो है दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और साथ में क्या आएगा, एन जी आर टी आएगा। तो कितने टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन होती हैं या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हम लोग कभी इसको हीट ऑफ रिएक्शन, यदि कांस्टेंट प्रेशर पर आप स्टडी करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसी को बोलोगे आप कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जिस टाइप की भी एंथैल्पी हो उसके हिसाब से उसका नाम आ जाएगा। जैसे कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हम लोगों को जाननी जरूरी हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। यदि कांस्टेंट प्रेशर पे बोलें देन स्टैंडर्ड हीट ऑफ combustion, third standard heat of hydrogenation, then heat of solution, सब चाहो तो सबके आगे स्टैंडर्ड लगाते जाना, heat of dilution, heat of fusion, heat of vaporization, ionization enthalpy, ionization enthalpy, heat of एटमाइजेशन एटसेट्रा। काफ़ी है, 2 3 की डेफिनेशन आप समझ जाओगे तो बाकी नाम देख के भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, नाम देख के भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली डेफिनेशन बेस्ड ही होंगे। डेफिनेशन को जब आप क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सिंपल टॉपिक है, इट इज़ वेरी इजी। थर्मोडायनामिक्स इज क्वाइट complex as compared to this topic, but thermochemistry is a very easy topic, but the concept of thermodynamics must be clear. Remember, हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथैल्पी H is a extensive property। बेसिकली ये अमाउंट पर डिपेंड करेगी कि कितना अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से ऐड होती जाएगी। बट मोलर एंथैल्पी, एक मोल की एंथैल्पी जो है इट इज ए इंटेंस प्रॉपर्टी। सो लेट अस कंसिडर दैट
following chemical reaction take place। आप ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट एंथैल्पी कभी कैलकुलेट नहीं होती, हम लोग रेफरेंस पॉइंट से डिफरेंस लेके चलते हैं। तो जब भी एंथैल्पी बोलेंगे तो डेल्टा एच निकालेंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो यदि रिएक्शन कुछ इस टाइप का है कि ए मोल ऑफ कैपिटल ए, गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो, बी गैस, बी मोल ऑफ बी गैस गिव्स सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी गैस। तो डेल्टा एच रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, दिस इज द डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच रिएक्शन कितना हो जाएगा? डेल्टा एच प्रोडक्ट कितना? मान लीजिए एंथैल्पी चेंज सी के लिए डेल्टा एच सी है, लेकिन इसके मोल कितने हैं सी, तो सी टाइम्स प्लस डी टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ डी, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, तो ए मोल्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ बी, this is the delta H reaction, this is the delta H reaction। इसके बाद हम लोग बेसिकली यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखते हैं? ये सारी वैल्यू होती है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी, ये फॉर्मेशन है सी का, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डी। सारी चीज का फॉर्मेशन ही हम लोग इन डेल्टा एच में रखते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन उसको भी हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेशन कुछ इस टाइप का है कि व्हेन 1 mole of any substance is formed from, या इसको आप बोलें कि फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन फ्रॉम natural existing substance or gases, and in this process the amount of heat exchange take place is called standard
heat of formation. At constant pressure, it is called enthalpy of formation. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो किसी भी प्रोसेस में एक मोल किसी भी सब्सटेंस का बने फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टेट एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, सब्सटेंस और गैसेस, और इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यदि इसको कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करेंगे देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके आगे आप स्टैंडर्ड लगा सकते हो, रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं लाइक बाई हाइड्रोजन डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। अब बेसिकली एब्सोल्यूट एंथैल्पी, absolute enthalpy cannot be calculated एब्सोल्यूट एंथैल्पी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, देयरफॉर some reference frame some reference is required to calculate enthalpy. So enthalpy is measured as follows. एंथैल्पी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं। नाउ पॉइंट नंबर 1, the standard state pressure must be 1 bar and temperature is not defined for standard state. स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ एलिमेंट्स के हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मान लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर प्रेशर 1 बार होना चाहिए, टेम्परेचर का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जो भी टेम्परेचर लेके चलोगे, यदि प्रेशर 1 बार है और स्टैंडर्ड कंडीशन है तो उस केस में आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसका 0 हो जाएगा। द चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज मिनिमम। The change in enthalpy, एनर्जी आप इसको बोलते हैं अभी, द चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर is minimum. Solids and चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन प्रेशर जो है वो मोलर वॉल्यूम के बराबर आता है, और मोलर वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड का नेग्लिजिबल होता है।
और 0 फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस, तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके अंदर आपको प्रेशर तो हमेशा क्या रखना है, दिस प्रेशर मस्ट बी 1 बार। टेम्परेचर जो है दिस इज द एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के लिए इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट को। अब स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग कुछ एलिमेंट लिखे देते हैं जिसको हम लोग आगे देखते हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऊपर ये दिस इज द साइन ऑफ स्टैंडर्ड, कार्बन ग्रेफाइट, नेचुरल एग्जिस्टिंग एलिमेंट है इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग 0 ले लेंगे। दूसरा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है 0। हम लोग बोलेंगे कि डायमंड जो है वो कार्बन से बना होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पर कंज्यूम हुई होगी, इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं है। डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर मरकरी लिक्विड, this is equal to 0 standard. Now delta H formation standard of mercury liquid but at 2 atm, this is at 1 atm, this is not equal to 0, this is not equal to 0. Delta H formation standard carbon coal, this is not equal to 0. Delta H formation for CO2, CO2 is not equal to 0 क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना होगा तो इसलिए इट इज नॉट 0. डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर ऑक्सीजन गैस, दिस इज इक्वल टू 0, ऑक्सीजन इज नेचुरल एग्जिस्टिंग. Delta H formation standard phosphorus white is equal to 0. Now delta H formation for phosphorus black not equal to 0. Delta H formation phosphorus violet is not equal to 0. Delta H formation phosphorus red is in not equal to 0. सिर्फ ये स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेट, ये भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट. डेल्टा एच फॉर्मेशन of sulfur rhombic is equal to 0. rhombic sulfur 0 होगा और डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड सल्फर मोनोक्लिनिक is not equal to 0. Delta H formation of carbon graphite, लेकिन कार्बन 15 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन. 1 बार प्रेशर पे आपको लेना है, टेम्परेचर आपकी इच्छा है, टेम्परेचर आपकी इच्छा है या क्वेश्चन पर देने वाले के ऊपर है, जो भी टेम्परेचर दे उसमें आप इनकी वैल्यू क्या ले लेंगे, दैट इज 0. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए प्योर gaseous substance, for a pure gaseous substance standard state at a given temperature
at a given temperature is the ideal gas at 1 bar प्रेशर, मतलब आपको आइडियल गैस की तरह उसको ट्रीट करते हुए चलना है, नॉट फॉर एज ए रियल गैस। फॉर ए प्योर लिक्विड, for a pure liquid substance, the standard state at a given temperature is the pure liquid at 1 bar pressure. Next, for a crystalline substance, क्रिस्टल्स के लिए, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए द स्टैंडर्ड स्टेट at a given temperature is the pure crystal at 1 bar pressure. Last point, for a substance or ion in solution, the standard state at given temperature is the unit molarity of species in the ideal solution at 1 bar pressure। ये सारे वो पॉइंट्स हैं, फिलहाल इनको याद रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेंगे हम लोग, उसमें टेम्परेचर का कोई भी पैरामीटर सेटअप नहीं है, सिर्फ प्रेशर आपको हमेशा 1 बार लेके चलना है। तो उस सब्सटेंस की यदि वो नेचुरल एग्जिस्टिंग एलिमेंट है या गैसेज है, ऐसे केस में आप उसकी एंथैल्पी को क्या मान लेंगे? एंथैल्पी इज ज़ीरो। एंथैल्पी को आप ज़ीरो मानते हुए चलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखें आप, कि सपोज करो कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2 हाइड्रोजन गैस गिव्स CH4 गैस। इस रिएक्शन की हम लोग को एंथैल्पी की बात करनी है, तो आप लिखेंगे डेल्टा H रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल के लिए होना चाहिए, ध्यान रखना। डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें, if CH4 gas, this is the delta H product minus
डेल्टा एच रिएक्टेंट, सो डेल्टा एच ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ये भी फॉर्मेशन है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस पूरे में इसका वैल्यू आप ज़ीरो मान लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट है और ये भी क्या, हाइड्रोजन भी स्टैंडर्ड स्टेट है। तो इस रिएक्शन के लिए जो चेंज आया, एंथैल्पी आई रिएक्शन का चेंज, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हुई कि जब भी किसी स्पीशीज का 1 मोल बने, मोल कितना है 1 मोल, फ्रॉम द नेचुरल एग्जिस्टिंग एलिमेंट एंड गैसेज, एक ही मोल बनना चाहिए। और मान लीजिए इस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है x किलो जूल पर मोल, तो आप बोलोगे कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, दिस इज इक्वल टू माइनस x किलो जूल्स पर मोल, माइनस x किलो जूल्स पर मोल। तो किसी भी का आप उल्टा ऐसा रिएक्शन ले लें आप, 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस गिव्स, 2 की जगह आप इसको क्या करें कि इसको आप 4 कर लें, it gives 2 times CH4 gas plus y kilojoules। तो आप बोलोगे कि 2 मोल ऑफ CH4, 2 मोल ऑफ CH4 फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज माइनस वाई किलो जूल्स। तो 1 मोल में कितनी होगी, 1 मोल ऑफ CH4 फॉर्मेशन रिक्वायर्ड माइनस वाई बाई 2 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस वाई बाई 2। फॉर्मेशन सिर्फ एक मोल के लिए ही डिफाइंड है, यदि ज़्यादा मोल बन रहे हो तो आप एक मोल के लिए निकालो। और जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, वहाँ पर जो डेल्टा एच प्रोडक्ट में जो भी पार्ट होता है, डेल्टा एच रिएक्टेंट में जो पार्ट होता है, वो सारे पार्ट कौन से होते हैं, डेल्टा एच रिएक्शन के पार्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा आप, वो डेल्टा एच रिएक्शन के पार्ट होते हैं। कोई भी आप फॉर्मेशन लेके चलेंगे, कोई भी प्रोसेस लेके चलेंगे, तो ऐसे केस में क्या हम लोग उसको सेम थिंग बोलेंगे। मान लीजिए एक हम लोग कोई प्रोसेस लिखे देते हैं, डेफिनेशन से आप ऐसा समझना, कोई भी प्रोसेस लिखे देते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन C4H8, इसको आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, हम लोग खैर बाद में देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रोडक्ट जो बना दैट इज द 4CO2 प्लस 4H2O, दिस इज द 8 and 4 12, so 6O2। और इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच प्रोवाइडेड है, दिस इज माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। वैसे इस प्रोसेस को देखो तो ये कंबशन है, इसके लिए भी जब आपको डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे चल रहा है तो आपने यहाँ स्टैंडर्ड लगा दिया। सो डेल्टा एच रिएक्शन, यदि स्टैंडर्ड नहीं होगा तब ऐसा नहीं होगा जो हम आपको बोल रहे हैं कि कार्बन ग्रेफाइट को आपने 0 ले लिया। सो दिस इज द रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट। देखो इसमें हम लोग लिखे देते हैं कौन क्या बन रहा है, दिस इज सपोज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज गैस एंड H2 इज ए लिक्विड, H2O इज ए लिक्विड। तो आप देखिए प्रोडक्ट 4 टाइम्स CO2, तो 4 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन। हमेशा किसी भी रिएक्शन में आपको
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में डेल्टा एच फॉर्मेशन रखना है भैया। सो डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड, दिस इज CO2 gas plus 4 times delta H formation H2O liquid minus delta H formation of C4H8 1 mole है plus 6 times delta H formation standard of O2 गैस, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो गैस। क्योंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब तो बड़ा आसान है, यदि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर आप लेके चले हैं तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 0। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर 1 बार प्रेशर पर एंथैल्पी 0 हो जाएगी और स्टैंडर्ड लगाते ही प्रेशर कितना हो गया, दैट इज 1 बार, दैट इज 1 बार। तो इस टाइप से इस रिएक्शन की हम लोग एंथैल्पी निकालेंगे। तो हमेशा ये कौन सी एंथैल्पीज होती हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, दीज आर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दीज आर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान रखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन थर्मोकेमिस्ट्री। बेसिकली ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया तो पूरी थर्मोकेमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। फिर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी सर्च डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब आप देखोगे इसके बाद हम लोग जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो सारी इसी पर बेस्ड रहेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको आप एक बार ठीक से रिवाइज कर लें, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं।